हेलो साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग वर्णमाला भाग 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसानी से आप लोग को समझाने के लिए हम आए हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है और जीवन में कभी भी आप लोग का वर्णमाला का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। उठा लीजिए अपने हाथों में कलम और रख लीजिए कापी और रख लीजिए मोबाइल बगल में और बढ़िया से मोबाइल से आप नोट्स कापी कलम से एकदम बना डालिए, छाप डालिए, तोड़ दीजिए बंदिशों को पढ़ाई के सामने। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो आपका अध्याय है कि स्वर का वर्गीकरण, जो कि आपके हर एक पेपर में, हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है भाई। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर का वर्गीकरण, कि हमारे स्वर को कैसे कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जब भी आप लोग से पूछे तो यहाँ से हम थोड़ा अलग कर लेते हैं मेरे भाई। तो जब भी पूछे कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं उच्चारण। क्या लिखते हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जब भी आप लोग से पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने भाग में बांटे गए हैं, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से नहीं गिनेंगे हम। ठीक, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 और 4। उच्चारण के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। ये तो मैं डायग्राम में लिख दिया हूं केवल मात्र, बस ये मात्रा के आधार पर है। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर है। जब भी आप लोग से पूछे उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यहाँ से जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के स्थिति के आधार पर, और जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर, और जिह्वा के पेशी तनाव के आधार पर, ये 4 होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो हम इसको इसलिए डायग्राम यहाँ बना दिए हैं ताकि आप लोग को एक ही जगह सारे स्वर मिल जाएं, कहीं आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही जगह आपको मिल जाए और आप लोग आसानी से कर ले जाएं। तो चलिए देखिए हम लोग बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर जब भी पूछेगा मूल स्वर होते हैं। कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है और एक कौन सा? प्लुत स्वर होता है। ठीक, इसी मात्रा को हम एक नाम और देते हैं कालमान के आधार पर। किसके आधार पर? कालमान के आधार पर। जब भी आप लोग से पूछे कि कालमान के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 ही लगाएंगे, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। जब भी पूछे मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, तब भी 3 लगाएंगे, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ये आपके मात्रा के आधार पर कहें या कालमान के आधार पर कहें। तो ठीक है, मूल स्वर, संधि स्वर या प्लुत स्वर। मूल स्वर की संख्या 4 होती है, एक छोटा, छोटी और छोटा ऊ और ऋषि वाला री। ये आपके कैसे स्वर होते हैं? मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया, एक मूल दीर्घ स्वर और एक बांटा गया है संधि स्वर। एक मूल दीर्घ स्वर बांटा गया और एक संधि स्वर बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर में आता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। और संधि स्वर, ये जो संधि स्वर लिखा गया है, एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, हम इसको हटा करके हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं है भाई। अब यहाँ से इसको हम संयुक्त कर देते हैं। संधि स्वर जो लिखा था संयुक्त स्वर होगा। ठीक है, तो देखिए भाई, संधि स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और क्या आता है? औ। ठीक, ये 4 देख लीजिए। और प्लुत स्वर में कोई स्वर नहीं आता, इसके अंतर्गत हमेशा शब्द आते हैं संस्कृत भाषा के। ठीक, तो एक पोजीशन आपका समाप्त होता है बहुत अच्छे से। मूल स्वर छोटा, छोटी, छोटा वो री। मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, बड़ा, बड़ी और बड़ा वो। संयुक्त स्वर होते हैं ऐ, ओ, ओ और औ। अगर हम मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिला लेंगे तो यही कहलाएगा संधि स्वर। तो हमारे कहने का मतलब है 3 ये, 4 ये, 3, 4, 3 कितना? 7। तो यही क्या कहलाएगा? संधि स्वर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब संधि स्वर को बांट दिया गया है बस। आगे जीवा के आधार पर ये सारे के सारे उच्चारण में रखे जाते हैं। जीवा के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत आपका स्वर आता है, छोटी आएगा, बड़ी आएगा, ठीक है, ए आएगा और ऐ आएगा। ये अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए छोटी, बड़ी, ए और ऐ कैसे स्वर होते हैं, तो अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत एक स्वर आता है छोटा, एक स्वर कौन सा आएगा? छोटा। पश्च स्वर जो लिखा गया, पश्च स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा, ठीक है, बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ
और ओ और औ। ठीक है, ये मेरे भाई ये पस स्वर होता है। ये कैसा स्वर होता है? पस स्वर, लटका हुआ है सबके सामने। ठीक, अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए और ऐ, ये अग्र स्वर होता है। मध्य स्वर में छोटा और पस स्वर में बड़ा छोटा ओ बड़ा ओ और औ। ये पस स्वर है। ये जीवा के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर है। तो जीवा की स्थिति या जीवा के आधार पर कितने? 3, अग्र मध्य और पस से। आगे ओष्ठ के आधार पर हम बात करें तो ओष्ठ के आधार पर भी आप लोग के 3 होते हैं, एक वर्तुल, अवर्तुल और अर्धवर्तुल। ठीक है, इसी को ही हम वर्तुल को ही वर्तुलाकार भी कहते हैं और इसको अवर्तुलाकार कहते हैं और इसको अर्धवर्तुलाकार भी कहते हैं, है ना। ठीक है, इसको वृत्तमुखी भी कहते हैं, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी ओंठ के आधार पर बोला जाएगा ओंठ, और इसको आवृत्तमुखी भी कहते हैं, आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी हम इसको भी कहते हैं। इतने नाम हैं इसके। तो ये जो वर्तुल है ना, ये वर्तुल और पस स्वर एक जैसे होते हैं। ध्यान से देखते रहेंगे, यहाँ याद करना आसान है। वर्तुल और पस स्वर एक ही जैसे होते हैं, बस आ नहीं रहेगा बस इसमें आएगा छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ और औ। ठीक है, ओ और औ, ये भाई ये आपके वर्तुल होते हैं। यहाँ बड़ा नहीं रहेगा। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ओष्ठ के आधार पर और जीवा के आधार पर इन दोनों को इकट्ठा इसीलिए लिखा ही है हमने, अन्यथा जीवा वहाँ है जीवा यहाँ, तो जीवा को हम इकट्ठा लिखते, ऐसा नहीं किया हमने इसीलिए इकट्ठा लिखा है क्योंकि ये जो होते हैं जीवा के और ओष्ठ के, ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए हमने रखा है। ठीक है, देख लीजिए, वर्तुल और पस स्वर एक ही जैसे होते हैं, याद करना आसान होगा। बड़ा हटा दो, छोटा ओ, बड़ा ओ और औ। ये वर्तुल या वृत्तमुखी भी कहते हैं इनको, या वर्तुलाकार भी कहते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। और जो अवर्तुल है ना, ये अवर्तुल और ये अग्रस्वर एक समान होगा। अवर्तुल और अग्रस्वर एक समान होता है। इसके अंतर्गत आप लोग का आएगा छोटी और बड़ी और ए और ऐ। ठीक है, ये आपका अवर्तुल होता है। ठीक है, और अर्धवर्तुल के अंतर्गत एक आता है आपका बड़ा आपका जो होता है क्या होता है? अर्धवर्तुल। बस देख लीजिए, खत्म है। ओष्ठ के आधार पर, यानी कि हमारे ऐसे स्वर जो होते हैं जिनके हम ओष्ठ के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, किसमें आवर्तुलाकार होगा, किसमें वर्तुलाकार होगा, किसमें गोला बनेगा, किसमें गोला नहीं बनेगा, यही उच्चारण के आधार पर है। हम अपने मुख से स्वरों का जिनका उच्चारण करते हैं उस जगह का नाम क्या है, वही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर, आपके जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर यहाँ पर उच्चारण है। तो यानी कहने का मतलब है इनके आधार पर 4 होते हैं, समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। देखो मेरे भाई, समृत के अंतर्गत आता है छोटी और बड़ी और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये आपका समृत होता है। ये क्या होता है? समृत। बहुत अच्छे से देखेंगे, अर्धसमृत और अर्धविव्रत, अर्धसमृत और अर्धविव्रत छोड़ दीजिए, इसको विव्रत को छोड़ दीजिए बीच में। अर्धसमृत और अर्धविव्रत देखिए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। एक ट्रिक है, ट्रिक बता रहे हैं आपको। ए ऐ ओ औ, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए ऐ और ओ और औ। अब इसमें देखो अगर, तो ये चारों में से छोटे छोटे कौन है? छोटे छोटे कौन है? ए और ओ है। और बड़े वाले कौन है? ऐ और औ है ना। ये ए और ओ ये छोटा मान लो और ऐ और औ क्या है? बड़ा मान लो। तो ये जो छोटा वाला यहाँ उठा लो, ए और ओ। ठीक है, ये आपका ए और ओ, ये आता है अर्धसमृत है। और ये जो आपका अर्धविव्रत है, इसके अंतर्गत ऐ और औ आएगा, ये अर्धविव्रत है। और विव्रत के अंतर्गत आपका बड़ा आता है, विव्रत के अंतर्गत क्या आएगा? बड़ा आएगा। देख लीजिए, वो आपका जीवा के आधार पर। ठीक है, तो समृत में छोटी, बड़ी और छोटा और बड़ा हुआ आएगा। अर्धसमृत में ए और ओ आएगा और विव्रत में आपका बड़ा आएगा और अर्धविव्रत में ऐ और औ आएगा। देखो भाई, जीवा के पेशी तनाव के आधार पर एक आता है शिथिल और दूसरा होता है कठोर। शिथिल के अंतर्गत आएगा छोटा, छोटी और छोटा ओ, ये शिथिल है। और कठोर में आएगा आपका बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ, ये आपका क्या है? कठोर है। देख लीजिए, ये है आपका स्वर का डायग्राम, बहुत गजब का है और बहुत अच्छे समझ में आएगा, आ गया होगा। और एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जब भी आप लोग से पूछे कि हमारे स्वर जो है उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो स्वर उच्चारण के आधार पर आपके 4 भाग में बांटे गए हैं। जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और जिह्वा के पेशी तनाव के आधार पर, इतने बांटे गए हैं। आगे हम बात करते हैं। तो ये तो हमने डायग्राम में जोड़ा है केवल,
ये हमने जोड़ा है मेरे भाई, इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये इकट्ठा डायग्राम आपका बन जाए, और इकट्ठा बन जाए तो आपको याद रहे कि हाँ कौन सा स्वर किस में आता है। ठीक, आगे हम बात करें तो ये मात्रा के आधार पर है, कालमान के आधार पर है, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। संधि स्वर को दो भाग में बांटे गए हैं, मूल दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, छोटा, छोटी, छोटा और री ये आपका मूल स्वर है। मूल दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ आता है, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ आता है। ठीक है, और प्लुत स्वर में आप जानते हो ओम, राम शब्द आते हैं। अग्र स्वर में छोटी, बड़ी ए और ऐ आता है। मध्य स्वर में छोटा आता है। पश्च स्वर में बड़ा, छोटा हो, बड़ा हो, ओ और औ आता है। वर्तुल और पश्च स्वर एक समान होते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, ओ और औ, ये एक इसमें से बड़ा हटा देना है। अवर्तुल और अग्र स्वर एक समान होते हैं, अवर्तुल और अग्र स्वर। ठीक है, छोटी, बड़ी ए और ऐ। अर्धवर्तुल में आपका बड़ा आता है, और समृत में आपके छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा हुआ आता है। अर्ध समृत में ए और ओ आता है, और विवृत में आप लोग का बड़ा आता है। अर्ध विवृत में आपका ऐ और औ आता है। शिथिल में आप लोग के छोटा, छोटी और छोटा हुआ आता है। कठोर में आपके बड़ा, बड़ी और बड़ा हुआ आता है। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ गया होगा और सभी लोग नोट कर चुके होंगे। आगे हम इसके बढ़ते हैं इसको। हाँ भाई, उसी स्वर के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है कि आपके उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मेरे भाई, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। यानी कि हमारे व्याकरण में जब स्वर जन्म लिया, जब स्वर पैदा हुआ, जब उत्पन्न हुआ, तो कितने भेद माने गए, कितने भेद रखे गए? तो दो। एक होता है आपका मूल स्वर और एक होता है आपका कौन सा? संधि स्वर। ये दो भेद हैं, दो उत्पत्ति के आधार पर। और संधि स्वर को दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया मूल दीर्घ स्वर और एक बांटा गया है संयुक्त स्वर। ठीक है, और आगे हम बात करें तो ये मूल स्वर जो है इसी को सजातीय स्वर कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। और ये जो संयुक्त स्वर है इसी को कहते हैं विजातीय स्वर। इसे ही क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है, इस जितना भी हम अगर इसकी बात करें उतना ही कम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये मूल दीर्घ स्वर है, इसी को सजातीय स्वर कहते हैं। और जो संयुक्त स्वर है इसको हम विजातीय स्वर कहते हैं, है ना। अब मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है? बड़ा आता है, बड़ी आता है और बड़ा हुआ आता है। और संयुक्त स्वर में आपके चार आते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक आपका ए आता है, और एक आपका ऐ आता है, एक आपका ओ आता है, और एक आपका क्या आता है? औ, ये आता है। और मेरे भाई यही सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर जब पूछेगा तो तीन ही होते हैं। सजातीय स्वर कितने? तीन। ठीक है, बड़ा, बड़ी और बड़ा हो। और विजातीय स्वर कितने? चार। ये ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है, ये विजातीय स्वर है। अब देखो आगे, सजातीय स्वर क्या होते हैं? हम इनको दो भाग में तोड़े, सा और प्लस जाति। सा प्लस जाति। सा का मतलब क्या? समान। और समान और जाति का मतलब जाति। और यानी कहने का मतलब है कि जाति विशेषण है जाति का। समान जाति के जो स्वर होते हैं, समान जाति के, उसे हम सजातीय कहते हैं। ऐसे स्वर जो समान जाति के होते हैं उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। समान जाति का मतलब क्या होता है? देखो, दो स्वरों से मिलकर जैसे स्वर बनते हैं, ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। दो समान जाति से मिलकर बने स्वर, दो समान जाति से मिलकर बने स्वर सजातीय स्वर कहलाएंगे। अब ये बड़ा है। अब ये देखो, छोटा आ प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। देखो, एक जाति है, एक जाति है। अब बताओ दोनों समान जाति है कि नहीं है? यही ऐसा जाति है। ये बड़ी है, इसको छोटी प्लस छोटी मिलकर बनता है। दोनों एक के जात के हैं कि नहीं है? दोनों एक के तरह हैं। छोटी प्लस बड़ी, छोटी प्लस छोटी, एक ही जात के हैं, मिलकर क्या बना? बड़ी। और इसको करेंगे छोटा हो प्लस छोटा हो। अब दोनों एक के जात के हैं कि नहीं है? ये छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा, एक ही जात के हैं। ये छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, एक ही जात के हैं। छोटा हो प्लस छोटा हो मिलकर बड़ा हो, एक ही जात के हैं। तो मेरे भाई यही तो सजाती है, यही तो समान जाति। तो समान जाति से मिलकर बने स्वर ही क्या कहलाएंगे? सजाती ही कहलाएंगे। और इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। खत्म भाई। विजातीय देख लो, ये जो ए है, ए ये बनता है छोटा प्लस छोटी से। अब देखो, ये छोटा अलग जात का है कि नहीं है? ये बताओ, ये छोटी अलग जात का है कि नहीं? अलग जाति का है। उच्चारण स्थान अलग अलग है। ये अलग अलग घरे के हैं दोनों जने।
अब अलग अलग यहां से विजातीय, और विजातीय का मतलब वी प्लस जातीय। अब विजातीय का वी का मतलब होता है अलग, ठीक है, वी का मतलब होता है अलग, और जाति का मतलब क्या होता है जाति, ठीक है। तो अलग जाति से जो स्वर होते हैं, किस जात से, अलग जाति से जो स्वर होते हैं उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी पर कलम उठा करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखो ये छोटा और छोटी अलग अलग जात के हैं, यहां से इसको भी देख लो, छोटा आ प्लस ए, ये दोनों एक ही अलग अलग जात के हैं। अब यहाँ छोटा आ और प्लस छोटा ओ, और इसको भी तोड़ लीजिए, छोटा आ और प्लस ओ, ये देखो अलग अलग जात के हैं, तो इसलिए विजातीय स्वर कहते हैं। तो मेरे भाई कभी पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो कितने होते हैं, 2, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत 4, छोटा, छोटी, छोटा वो और ऋषि वाला री, ये 4 मूल स्वर है। और दूसरा होता है संधि स्वर, और संधि स्वर को 2 भाग में बांटा गया है, एक मूल दीर्घ स्वर और एक बांटा गया है संयुक्त स्वर। और मूल दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं, सजातीय, और संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं, विजातीय। एक ही जाति के सजातीय और अलग अलग जाति के विजातीय, और संयुक्त स्वर ही विजातीय होते हैं, और बड़ा बड़ी और बड़ा क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और सभी लोग इतना नोट भी कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं। स्वर आप लोग का समाप्त करके हम लोग कदम रख चुके हैं व्यंजन पर। अब स्वर आपका खत्म है, एक भी प्रश्न स्वर से बाहर नहीं आएगा, अब निपटा लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग व्यंजन पर, और व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन को ही कहते हैं क्या, हल। आप लोग संस्कृत में सुने होंगे हल हल हल, और स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। भाई देखिए, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण ही हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हमने आपको परिभाषा पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब जैसे यहां से हमने ये का लिखा और यहां से हमने जा लिखा, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आप लोग का आधा का और प्लस क्या टूटेगा आ। इसको भी तोड़ेंगे तो आधा जा और प्लस क्या टूटेगा आ। अब यहां से देखो ये स्वर ही तो है, बिना स्वर के कोई व्यंजन बोल ही नहीं सकता भाई। अगर व्यंजन का उच्चारण करना है तो स्वर की सहायता तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते आप। अब अगर स्वर छोड़ देगा इसका साथ व्यंजन का, तो व्यंजन लंगड़ा हो जाएगा, खटिया पड़ा रहे, पहुड़ा रहे, उठे ना पाए, आराम करिए वह बढ़िया आराम से। स्वर अगर मान लो कहूँ चला गया, ये व्यंजन तुम बैठो यार तनी हम सब्जी ले आई बाजार से, तो व्यंजन जो है खटिया पहुड़ा दी स्वर, और स्वर चला जाए सब्जी लिए। मान लो व्यंजन का पेट हो गया खराब, तो खटिए सब कुछ हो जाएगी, चल ना पाई वह जब तक स्वर नहीं आ जाएगा। सब कुछ खटिया पे हो जाएगा, और स्वर आएगा तो स्वर बेचारा उसको फिर उठाए बैठाएगा, अपना साफ सफाई करवाएगा, करेगा वो, फिर उसको स्वर जैसे उसके अंदर मिल जाएगा व्यंजन ताकतवर बन जाएगा। व्यंजन ताकतवर बन जाएगा जब स्वर मिल जाएगा, और जब स्वर चला जाएगा तो मर जाएंगे, पड़े रहेंगे उदास, समझे। तो हमेशा ध्यान रखें, तो स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन। आगे मैं बात करूं तो व्यंजन के जब प्रकार पूछेगा तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार भाई, 3 प्रकार। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये 3। और आप लोग की व्यंजन की जो संख्या होती है ना, व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी, 33। और इन्हीं 33 संख्या को हमको इन्हीं 3 में बांटना है कि कौन स्पर्श हैं, कौन अंतस्थ हैं, कौन ऊष्म संघर्षी हैं। इन्हीं 33 को इसमें बांटना है। अब देखो स्पर्श की हम बात करें तो स्पर्श का मतलब, यहाँ से स्पर्श लिखा हुआ है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब इसका मतलब ये नहीं है ए लो तनी छुई ले, स्पर्श कर ले। पेपर में आवे, पेपर देखे हो भैया बताए हैं कि जोन पेपर देखो व्यंजन जाएगी छू लियो, लिखा है यार अलावा कौन सा व्यंजन है, छू लियो, छू लियो या छुए, छुआ लिहिस, छुआ लिहिस, वह स्पर्श व्यंजन है। ऐसा नहीं है कि जोन व्यंजन छू लियो वही स्पर्श है।
बहुत सारे व्यंजन छूबो न करेंगे, समझे। हाँ, तो वह स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श का मतलब छूना तो होता ही है भाई, स्पर्श तो करेगा ही, लेकिन कैसे करेगा? हमारे मुख से उच्चारण स्थान से, मुख के उच्चारण स्थान से, ठीक है। और वर्गीय व्यंजन कितने? 5, ध्यान सुनेंगे, वर्गीय व्यंजन 5। ऐसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श होते हुए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो एक आप लोग को बताया जाता है कावर से पावर तक, ये तो पहचान है कि हाँ कावर से पावर तक स्पर्श होते हैं। ये परिभाषा है कि कंठ से लेकर, कहाँ से लेकर? कंठ से लेकर के ओष्ठ तक, ठीक है, ओष्ठ तक स्पर्श करें, वही स्पर्श व्यंजन है। अब यहां से हम बात करें तो का वर्ग से लेकर, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, पा वर्ग तक, ये जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हैं, ये स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। ये वर्ग हमारे व्यंजन में 5 होते हैं, का से पा तक। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये वर्ग कौन सा है? का वर्ग है। आगे चा, छा, जा, झा, इया, ये वर्ग कौन सा है? ये चा वर्ग है। आगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये कौन सा है? ये टा वर्ग है। आगे ता, था, दा, धा, ना, ये आपका कौन सा है? ये ता वर्ग है। आगे पा, फा, बा, भा, मा, ये कौन सा भाई? पा वर्ग है। तो देखो भाई मेरे भाई, यहां से वर्ग लिखे हैं, ठीक, वर्ग, ये जितने भी व्यंजन है ना, यहाँ जितने भी व्यंजन हैं, यही सारे व्यंजन आपके स्पर्श होते हैं, सब। इसमें से कोई भी व्यंजन पूछ ले, स्पर्श होते हैं। कितना आसान है याद करना, याद थोड़ी ना करना है, समझना है। कावर से पावर तक। अभी क्या ये काखा का घर नहीं याद तुमको? काखा का घर नहीं याद है? का से लेकर ज्ञा तक नहीं याद है? का से लेकर ज्ञा तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्गीय व्यंजन 5 निकाल लो उसमें से, का से लेकर ज्ञा तक में वर्गीय व्यंजन 5 निकाल लो, वही स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। देखो ये अब यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 बराबर कितना? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और कहीं कहीं आप लोग को स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 भी मिल जाएगी, कहीं कहीं स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 भी मिल जाएगी। तो 25 ये और 2 इसमें, ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन, ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन है, द्विगुण और उच्छित व्यंजन। ये 25 और 2 ये जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 27। ये स्पर्श व्यंजन है, खत्म। अंतस्थ पे आऊं, ऐसे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, ऐसे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, मध्य, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत या, रा, या, वा, रा, ला, ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा। अब देखो ये संधि में या का मतलब ई होता है, वा का मतलब उ होता है ना, और ये रा का मतलब री होता है, और ला का भी मतलब क्या निकलता है? री। यहाँ से ये रा और ला री में बदले जाते हैं, और या का मतलब ई होता है और वा का मतलब उ होता है। तो ये स्वर हो गए, देखो ये क्या हो गए? स्वर। और ये क्या लिखे गए? व्यंजन। तो इसका मतलब यही है मेरे भाई कि ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत 4 होते हैं और इनकी संख्या जो होती है कितनी? 4 संख्या। और यहाँ लिखा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये भी आसान है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, मुख से वायु ज़्यादा फेंकनी पड़े, ठीक है, जिनमें संघर्ष करना पड़े, ठीक है, क्या लिख दें? जिनमें संघर्ष करना पड़े, जिनमें संघर्ष हो, ठीक है, उसे ऊष्म संघर्षी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका आता है सा, शा, शा और हा, यानी कहने का मतलब तीनों सा और हा आपके क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं, तीनों सा ऊष्म संघर्षी। अब देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25
और अंतस्थ की 4 और 25 4 29 और उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, इनकी भी संख्या कितनी है 4 और 25 4 29 4 कितना 33 और व्यंजन की संख्या कितनी हो गई 33। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इनको भी जोड़ लेंगे तो व्यंजन की संख्या इसमें 2 जुड़ जाएगी और जब 2 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो ये मेरे भाई ये है व्यंजन, ये व्यंजन है। एक भी प्रश्न इससे बाहर से अब नहीं आएगा कि ऐसे स्वरों से बोले जाने वाले, स्वरों के माध्यम से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को ही हल कहते हैं। व्यंजन आपके कितने प्रकार के 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन। ठीक है, कंठ से लेकर ओष्ठ तक जो स्पर्श करें स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग से लेकर पावर तक स्पर्श व्यंजन है। संख्या इसकी कितनी है 25 है। और 11 अलावा क्या है अंतस्थ व्यंजन है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं और जिनमें संघर्ष हो उसे उसमें संघर्षी कहते हैं। तीनों सा और हा इनकी संख्या 4 होती है। ये था व्यंजन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और व्यंजन के प्रकार के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्यंजन के वर्गीकरण पर। मेरे भाई, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न उठता है। ठीक है, तो देखिए भाई, व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया आपके उच्चारण के आधार पर बांटा गया है और एक बांटा गया प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, व्यंजन के 2 वर्गों में बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर बांटा गया है और एक प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है। कितने भाग में 2, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न को 2 भागों में बांटा गया है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। यानी कहने का मतलब ये है कि उच्चारण का मतलब होता है कि हम अपने मुख से जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, हम अपने मुख से प्रयास करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण में आ जाएंगे। और प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। प्रयत्न का मतलब क्या होता है प्रयास करना। भैया कोनो भी काम करे के लिए प्रयास करे पड़ी। तुमका कोनो काम अगर करी हो तो प्रयास बिना करे कोनो काम कर नहीं सकते हो। खाना खाओगे तब वो प्रयास करे पड़ी, सोई हो तब वो प्रयास करे पड़ी, घूमे जाइए तब वो प्रयास करे पड़ी, पढ़ी हो तब वो प्रयास करे पड़ी। आप लोग से कहा जाता है ना, आपको समझ में आया? कहते हो थोड़ा सा आया, तो बोला जाता है ना कि और प्रयास करो, अब की बार और प्रयास करो, अच्छे नंबर आ जाइए। आपको बोला जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है। तो प्रयास का मतलब वही प्रयत्न, और प्रयत्न का मतलब प्रयास। तो प्रयत्न 2 होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब अंदर के, मुख के अंदर से प्रयास करवे, और बाह्य का मतलब होता है मुख के बाहर से, यानी कि जहाँ पर वायु का आदान प्रदान हो जाए वही बाह्य प्रयत्न है, और जहाँ से अंदर से हो आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। ठीक, अब प्रयत्न सभी लगा, प्रयत्न का मतलब प्रयास करना। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्चारण के आधार पर बहुत आसान याद करना। ठीक है, कंठ से लेकर आप लोग ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ तक आराम से याद कर सकते हो। ओष्ठ है, ओष्ठ तक कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आराम से याद कर सकते हो। ये उच्चारण है, कुछ नहीं करना है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, कंठ के अंतर्गत कौन सा आता है? का वर्ग आता है। तालु के अंतर्गत कौन सा आता है? चा वर्ग आता है। मूर्धा के अंतर्गत कौन सा आता है? टा वर्ग आता है। दंत के अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है? ता वर्ग। ओष्ठ के अंतर्गत कौन सा आता है? पा वर्ग। ये मैं केवल लिख दे रहा हूं, बाकी मैं तो अभी इसको पढ़ाऊंगा, उच्चारण स्थान जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर और अच्छे समझाएंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखोगे कि हाँ ये इतने वर्ण यहाँ व्यंजन में आते हैं। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ से, ये उच्चारण में है। काकल्य और स्वर यंत्री के अंतर्गत हल वाला हा आता है। क्या आता है? हल। और काकल्य का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय बिना रुकावट के वायु बाहर निकल जाए, वो काकल्य हैं, उसे हम स्वर यंत्री कहते हैं। अब जैसे हमने कहा हा 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 हा, कोनो रुकावट नहीं अंदर, अपने आप काकल्य है। वत्सर्य के अंतर्गत आता है ना, सा, रा और ला। ठीक है, ये वत्सर्य है। वत्सर्य का मतलब होता है खींचतान, खींचतान, ना, सा, रा, ला, खींचतान, फिर नीचे हो फिर ऊपर उठ, यानी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। वत्सर है, उच्चारण है, एक उच्चारण है, तो इसको याद, ना, सा, रा, ला, ये वत्सर है। दंतोष्ठ के अंतर्गत एक वर्ण आता है वह। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों वर्ण यहां बोले जाएंगे।
कि दांत का भी सहारा है और ओष्ठ का भी सहारा है। ठीक है, तो मेरे भाई ये उच्चारण है, कंठ से लेकर ओष्ठ तक उच्चारण है, काकल्य उच्चारण है, वत्सर्य उच्चारण है, दंतोष्ठ उच्चारण है। काकल्य में हा, वत्सर्य में ना, सा, रा, ला, और दंतोष्ठ में क्या आपका आता है वाह। और आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रयत्न पे, तो दो होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी, लुंठित या प्रकंपित, पार्श्विक ध्वनि, अनुनासिक वर्ण और अर्धस्वर, ये आप लोग के आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। अभी हमने आपको बताया स्पर्श में का से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, अंतस्थ में या, रा, ला, वा, यारा, लावा, और ऊष्म संघर्षी में आपका तीनों सा और हा, ये ऊष्म संघर्षी है, और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित का मतलब ये होता है कि लुंठित या प्रकंपित, इसका मतलब ये होता है कि रगड़ हो, रगड़ कंपन न हो। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत आपका आता है रसरी वाला रा। ठीक है, रा जो होता है लुंठित या प्रकंपित। अब पार्श्विक के अंतर्गत आता है ला। अल्लाह का मतलब ये होता है कि पार्श्विक का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ आपकी पलट जाए और जीभ के दोनों बगल से वायु खटाक दे बाहर निकल जाए, वो पार्श्विक है। तो पार्श्विक के अंतर्गत ला आता है। लुंठित या प्रकंपित है रा। ठीक है, अनुनासिक के अंतर्गत वही पांचवा वर्ण। ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये अनुनासिक है। अर्धस्वर में आता है या और वा, ये अर्धस्वर है। या वा क्या है, अर्धस्वर है। तो मेरे भाई ये आभ्यंतर प्रयत्न है सब। तो आभ्यंतर प्रयत्न में 7 हैं। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये व्यंजन के प्रकार भी हैं। लुंठित या प्रकंपित, पार्श्विक ध्वनि, अनुनासिक और अर्धस्वर, ये आभ्यंतर प्रयत्न है। और बाकी इधर बहुत आसान है। बाह्य प्रयत्न बहुत ही आसान है। बाह्य प्रयत्न में 4 ही आते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष या सघोष। ये अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष या सघोष, इसको हम पढ़ाएंगे बहुत गजब का। ठीक है, लेकिन हम अल्प प्राण में यहां भी लिख देते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अंतर्गत या, रा, ला, वा भी आता है। और महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, और इसके अंतर्गत तीनों सा और हा। अघोष में किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके अंतर्गत तीनों सा केवल आते हैं। ठीक है, और घोष या सघोष में यहां लिख देते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसके अंतर्गत या, रा, ला और वा, और एक और जुड़ जाएगा हल वाला हा। ठीक है, घोष या सघोष होता है। बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, हम आपको विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे। तो ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न में 4 अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला और दूसरा अघोष, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष या सघोष। अब ये वर्ग क्या है अगले वीडियो में आप समझिएगा, यहीं पर नहीं। ठीक, तो ये था व्यंजन का वर्गीकरण। तो फिर से सुन लीजिए, व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर बांटा गया है और एक प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो उच्चारण में आपके कंठ से लेकर ओष्ठ तक, काकल्य, वत्सर और दंतोष्ठ, और अभ्यंतर में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संघर्षी, लुंठित, पार्श्विक, अनुनासिक और अर्धस्वर, और बाह्य प्रयत्न में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, घोष। इसका प्रश्न कैसे पूछेगा इनमें से अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा कंठ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा महाप्राण। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दे देगा आप लोग का अर्धस्वर। तीसरा ऑप्शन क्या, अर्धस्वर। और चौथा ऑप्शन दे देगा कोई वत्सर्य दे दिया मान लीजिए। तो यहां से ऐसे प्रश्न पूछेगा, इनमें अभ्यंतर, निम्नलिखित विकल्प में अभ्यंतर प्रयत्न के कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो कंठ, महाप्राण, अर्धस्वर और वत्सर्य, तो सही आप लोग कौन सा लगाओगे, अर्धस्वर सही हो गया। ऐसे प्रश्न पूछेगा कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न में नहीं है, कौन सा प्रयत्न में है या कौन सा नहीं है, कौन सा बाह्य प्रयत्न में है, कौन सा नहीं है, कौन सा उच्चारण में है, कौन सा नहीं है। यही तरह प्रश्न ऐसा पूछिए हम। ठीक, तो ये था व्यंजन का वर्गीकरण। और एक पॉइंट अभी बचा है संयुक्त व्यंजन समझाना, उसको मैं समझा देता हूं और आप लोग का स्वर और व्यंजन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो में। तो आगे आप लोग देखिए संयुक्त व्यंजन। ये भाई हम लोग चलते हैं इसी के आगे संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन ये अभी बचा हुआ है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की संख्या जब भी पूछे तो कितनी होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। मेरे भाई यहां से लिखा गया है संयुक्त और यहां लिखा है व्यंजन। व्यंजन का मतलब व्यंजन और संयुक्त का मतलब होता है
एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए, उसे हम संयुक्त कहेंगे। संयुक्त जहां भी आएगा, संयुक्त चाहे जहां भी मिलेगा, तो संयुक्त में एक तो होता नहीं, एक से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कम से कम कितने, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब नहीं, तो उसे संयुक्त कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। एक आप लोग का होता है स्र, और एक आप लोग का छ, और एक आप लोग का त्र, और एक आपका क्या है, ज्ञ। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, ये जो स्र लिखा है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे आराम से, स र स र स र। तो यानी कहने का मतलब है श और प्लस क्या है, र, और जो पहला वाला वर्ण हो उसमें लगा देंगे आप लोग क्या, हलंत। तो यानी आधा सा और प्लस रा से मिलकर क्या बनता है, स्रा। अच्छा, एक बात और बताओ सभी लोग, व्यंजन किसके सहायता से बोला जाता है, स्वरों के, व्यंजन स्वरों के सहायता से। तो यानी कहने का मतलब है, अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा सा और प्लस आधा रा। ये रा यहाँ पूरा है ना, तो यहाँ आधा रा कर देंगे तो ये आ बाहर हो गया कि नहीं हो गया, इसमें से हो गया ना। अब ये आधा सा तो यहाँ है, ये इसमें आ तो नहीं है। अब ये रा पूरा है, तो अब हम ये रा और आ, ये जो लिखा गया है, ठीक है, हम ये चाहे कहें चाहे ये कहें, बात तो एक ही है ना। तो मेरे भाई चाहे जो प्रश्न आए अब आराम से कर सकते हो। ठीक, अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक ही चीज़ है, चाहे ये ऑप्शन में आए तब भी स्रा बनेगा, और चाहे ऑप्शन में आए तब भी स्रा बनेगा। तो आधा सा प्लस रा से स्रा बनता है, आधा सा प्लस आधा रा प्लस आ से भी क्या बनता है, स्रा। अब ये छा को कक्षा बोलते हैं। ठीक, आधा का और प्लस खटकोड़ वाला सा, आधा का प्लस खटकोड़ वाला सा से छा। और इसको हम बात करें तो ये आधा का और प्लस आधा खटकोड़ वाला सा, यानी मूर्धन्य सा, और प्लस यहाँ लगा देंगे आ। हम चाहे इसको ये कहें चाहे ये कहें, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये त्रा जो बनता है, तारा आधा ता और प्लस रा, और इसको भी देखें तो ये आधा ता प्लस आधा रा और प्लस क्या लिख लेंगे, आ लिख लेंगे। ज्ञा जो बनता है ये आधा जा और प्लस इया से, इसको भी देख लेंगे, आधा जा प्लस आधा इया और प्लस क्या लिख लेंगे, आ। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। देखो, ये संयुक्त व्यंजन है ना। तो आपके प्रश्नों में संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और निश्चित रूप से पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ में आई होगी। तो मेरे भाई, आज जो है स्वर और व्यंजन पूर्णतः जो है एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत गजब की क्लास थी, और वो आप बताएंगे कैसा लगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और आज यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। अभी आप लोग के 1 या 2 वीडियो भी आपके वर्णमाला पे और बनेंगे, फिर पूरी वर्णमाला आप लोग की समाप्त हो जाएगी। तो आज यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो, इसके अगले पार्ट में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बना लिया हौसला अगर ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का, कद क्या देखना आसमान का। झोंक दीजिए अपनी पूरी ताकत, पूरी ताकत, और जिस दिन आपने पूरी ताकत झोंक दिया, उस दिन अब पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।